जय हिंद दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो विषय है लिंग, विद्यालय और समाज, इसके यूनिट नंबर 5 से देखेंगे, जिसका नाम है लिंग, लैंगिकता, यौन उत्पीड़न और उसका दुर्व्यवहार। ठीक है। इस पाठ के सभी लगभग आज लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 40 क्वेश्चन इस पाठ के अंतर्गत हम देखेंगे। और ये वीडियो जो है बीएड सेकेंड ईयर, सीसीएस यूनिवर्सिटी और बीटीसी दोनों कक्षा के बच्चों के लिए है। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। अगर आप पहली बार अगर इस चैनल पर आप पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी सारी वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच पाए। चलिए आज के क्वेश्चन, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि समाजीकरण क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक जैविकी प्राणी को सामाजिक स्वचेतन प्राणी में बदलती है, अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है और समाज को स्थायित्व प्रदान करता है। अगला प्रश्न नंबर 2 है कि महिला उत्पीड़न की प्रकृति क्या क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि महिला उत्पीड़न की जो प्रकृति है वो निम्न प्रकार की है, जिसमें से पहला है दहेज से संबंधित यातनाएं व हत्याएं, दूसरा है पत्नी को पीटना, तीसरा है भावात्मक दुर्व्यवहार और चौथा है यौन दुर्व्यवहार और पांचवा है विधवाओं के विरुद्ध हिंसा और पांचवा है नारी हत्या और भ्रूण हत्या। अगला प्रश्न नंबर 3 है महिला उत्पीड़न के उत्तरदायित्व कारण क्या क्या हैं। तो महिला उत्पीड़न के उत्तरदायित्व कारण जो है वो इस प्रकार है, जिसमें से पहला है पुरुष प्रधान समाज, दूसरा है धार्मिक रूढ़िवादिता और तीसरा है अशिक्षा और चौथा है आर्थिक निर्भरता और पांचवा है संयुक्त परिवार और छठवा है दोषपूर्ण व्यक्तित्व। अगला प्रश्न नंबर 4 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दहेज क्या है। तो इसका सही उत्तर है कि सामान्य में जो दहेज का अर्थ है उस राशि वस्तु या संपत्ति से लगाया जाता है जिसे कन्या पक्ष विवाह के अवसर पर वर पक्ष को प्रदान करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे दहेज कहते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 5 है कि घरेलू हिंसा क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जब घर के एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के साथ कोई ऐसा व्यवहार किया जाए जिससे पीड़ित सदस्य के शरीर किसी अंग, स्वास्थ्य या जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाए तो उसे घरेलू हिंसा कहते हैं। इसके अलावा किसी को मानसिक या आर्थिक या लैंगिक रूप से भी प्रताड़ित करना जो है ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न नंबर 6 है कि घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन जो है 2019 और 2020 में दोनों साल ये एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, अथवा घरेलू हिंसा के 2 प्रमुख कारण के नाम लिखिए, यानी कारण लिखिए उसके। तो इसका उत्तर है घरेलू हिंसा के इन कारणों से हो सकती हैं, जैसे कि सांस्कृतिक कारण, आर्थिक कारण, विधिक कारण और राजनीतिक कारण या व्यक्तिगत व सामाजिक कारण जो है घरेलू हिंसा के जो कारण है वो बन सकता है। अगला प्रश्न नंबर 7 है, जनक परिवार व जनन परिवार किसे कहते हैं। जनक परिवार व जनन परिवार किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जनक परिवार की भूमिकाएं शैशव, बचपन तथा किशोरावस्था में बदलती रहती हैं तथा उनमें उत्तरदायित्व का बोध नहीं होता है, जबकि जनन परिवार की भूमिकाएं जो है वो विवाह के बाद पति के रूप में, पिता के रूप में, धनार्जनकर्ता के रूप में, पितामह के रूप में तथा अवकाश प्राप्त व्यक्ति के रूप में विविध अपेक्षाओं एवं दायित्व वाली होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है कि महिला संगठनों ने
नारी हित को लेकर कौन कौन से मुद्दे उठाई हैं? या महिला संगठनों ने नारी हित के को लेकर कौन कौन से मुद्दे जो है उन्होंने उठाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पुरुषों के समान अधिकार देने का मुद्दा उठाया है, तथा दहेज के कारण प्रताड़ित न करना, इसके लिए भी मुद्दा उठाया उन्होंने, और बलात्कार के लिए भी मुद्दा उठाया, शोषण, हत्या, स्त्रियों के साथ अपमाननीय व्यवहार तथा पुलिस की ज्यादतियों आदि से मुक्ति दिलाने के लिए भी इन सब की जो है प्रॉब्लम की जो है महिलाओं ने अपने अपने मुद्दे उठाए हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपका प्रश्न नंबर 9 है कि प्रचलित रूप में शक्ति से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रचलित रूप में शक्ति किसी कार्य को कर सकने की क्षमता को माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 10 है कि सामाजिक संदर्भ में शक्ति का क्या अर्थ है? यानी सामाजिक संदर्भ में शक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है कि सामाजिक संदर्भ में जो है वो शक्ति का अर्थ क्या होता है? एक अधिकार होता है, हुक्म देने का हक होता है, शासन करने या नियंत्रण करने का जो है ये ताकत होता है, इसे प्रभावित करने की भी एक क्या होती है? वो क्षमता से होता है। अगला प्रश्न है जो है वो प्रश्न नंबर 11 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15 में जो है इस प्रकार के प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 12 है कि स्त्रियों को संपत्ति में मालिकाना हक कौन सा अधिनियम प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि स्त्रियों को जो है संपत्ति में मालिकाना हक का जो अधिनियम प्रदान करता है वह है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1900 जो है 56 धारा 14। ठीक है। ये जो है अधिनियम जो है जो अधिनियम था 1956 और धारा 14, इसमें जो है स्त्रियों को संपत्ति में मालिकाना हक देने का बात बताया गया है, कहा गया है। अगला प्रश्न नंबर 13 है कि उपेक्षित महिलाओं के लिए भरण पोषण का प्रावधान किस संहिता में किया गया है? तो उपेक्षित महिलाओं में भरण पोषण के जो प्रावधान जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में धारा 125 में ये बात कही गई है। अगला प्रश्न नंबर 14 है कि भारत सरकार द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम 1961 को कब व किस लिए संशोधित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का कि अधिनियम को अधिक कठोर बनाने, दहेज के लेन देन को संज्ञेय अपराध घोषित करने की दृष्टि से दहेज निरोधक अधिनियम सन 1986 में आवश्यक संशोधन किए गए थे। अगला प्रश्न नंबर 15 है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में शारदा एक्ट के नाम से क्यों जाना जाता है? ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम को किस एक्ट के नाम से जाना जाता है या कब आया था? तो इसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है और 1929 में आया था। तो प्रश्न नंबर 15 का जो है सही जवाब हो जाएगा कि सन 1924 में हर विलास शारदा के द्वारा विवाह की आयु सीमा निर्धारित करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? तो विलास शारदा के द्वारा। सन 1929 में यह विधेयक बाल विवाह निरोधक अधिनियम के नाम से पारित किया गया। अगर आपसे पूछेगा कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1929 में। यह कानून जनता में शारदा एक्ट के नाम से लोकप्रिय हुआ। अगर पूछा है कि बाल विवाह जो है जनता में किस एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो शारदा एक्ट के नाम से जो है ये प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है इस वीडियो का प्रश्न नंबर 16 है कि हिंदू बाल विधवाओं व विधवाओं का पुनर्विवाह हो जाए, इसके लिए किन किन समाज सुधारकों ने प्रयास किया था? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हिंदू बाल विधवाओं व विधवाओं का विवाह पुनर् हो जाए, इसमें कौन कौन से समाज सुधारकों ने प्रयास किया था?
तो इसमें जो सुधार के लिए प्रयास जो किया था वो दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज से आते थे, और दूसरा जो थे वो राजा राम मोहन राय थे जो ब्रह्म समाज से आते थे, और अगला एक और भी थे जिनका नाम था ईश्वर चंद। कौन थे? ईश्वर चंद। इन तीनों ने बहुत मेहनत किया था, दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या क्या थी? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या क्या थी? तो इनकी विशेषता जो थी, इसमें पहला था विधवा पुनर्विवाह कानून की दृष्टि से जो है मान्य होगा, और दूसरा था उनमें उनसे उत्पन्न संतान भी वैध मानी जाएगी, और तीसरा था पूर्व पति की संपत्ति में उनका जो भी अधिकार हो या जो कुछ हिस्सा मिला हो उसको पुनर्विवाह के बाद जो है त्यागना होगा। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है, पूर्व पति की संपत्ति में उसका जो अधिकार हो या जो कुछ हिस्सा मिला हो उससे क्या करना पड़ेगा, उस महिला को उसको बाद में उसको त्यागना होगा, यानी नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 18 है। नैरोबी में हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला कॉन्फ्रेंस में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा विमर्श में यह निष्कर्ष निकला कि महिलाओं को दोहरी जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है। वह जिम्मेदारियां क्या क्या थी? तो इसका सही उत्तर है कि नैरोबी अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस में जो दोहरी जिम्मेदारी का जो वो मीटिंग हुई थी, इसमें जो निष्कर्ष निकला था कि जी महिलाओं को दोहरी जो है उनको जिम्मेदारियां निभानी पड़ती थी। वो जिम्मेदारियां था उत्पादक के रूप में तथा परिवार के पालन पोषण के रूप में वे महिलाएं बच्चों, बूढ़ों, रोगियों, अपंगों व दूसरे अशक्तों की देखभाल करती हैं। वे घरेलू सेवाएं भी करती हैं। अगला प्रश्न नंबर 19 है कि संविधान के किस नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत महिलाओं व आजीविका का अधिक समान काम का समान वेतन व स्वच्छ की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है? प्रश्न नंबर 19 बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संविधान के किस नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत महिलाओं के आजीविका व अधिकार और समान काम के लिए जो है समान वेतन और स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि संविधान के धारा 31 अ और डी व और ई में जो है इस तरह के जो है वो प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 20 है कि मैं स्त्रियों के अधिकारों के मामले में कोई समझौता नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 20 है कि मैं स्त्रियों के अधिकारों के मामले में कोई समझौता नहीं कर सकता। मेरी राय में कानून की तरफ से कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जो पुरुष के लिए नहीं है, यह विचार किस महापुरुष का था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जी का था। अगला प्रश्न नंबर 21 है। किस संस्था की रिपोर्ट है कि मनोरोग वार्डों में पीड़ित 60% महिलाएं पागल नहीं वरना घरेलू हिंसा का शिकार हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो उस रिपोर्ट का जो नाम था वो क्या था? तो वीमेन्स संस्था थी। क्या था? वीमेन्स संस्था थी। अगला प्रश्न नंबर 22 है कि एनशिएंट सोसाइटी कब प्रकाशित हुई थी? इसके लेखक कौन है? तो एनशिएंट सोसाइटी जो है सन 1870 में जो है प्रकाशित हुई थी। इसके जो लेखक थे वो कौन थे? तो लेविस एच मॉर्गन थे। कौन थे? लेविस एच मॉर्गन थे। अगला प्रश्न नंबर 23 है। द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी द स्टेट। द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी द स्टेट, इस पर एक विस्तृत टीका किसके द्वारा और कब प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1884 में एंगल्स द्वारा जो है इसको चालू किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 24 है कि एक आर्थिक इकाई के रूप में नाभिकीय परिवार पूंजीवादी समाज में स्थिरता कायम करने वाली
महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, यह विचार किस नारीवादी लेखक का था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मार्गरेट बेन्स्टन का था। किसका था? मार्गरेट बेन्स्टन का था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है कि व्यक्तिगत रूप से घर का प्रबंधन सामाजिक उद्योग में परिणत हो जाएगा और बच्चों की देखभाल तथा पैदाइशी सार्वजनिक मुद्दा बन जाएगी, यह विचार किस विद्वान ने दिया था? तो उस विद्वान का जो नाम था, उनका नाम था एगेल्स का था। किसका था? एगेल्स का था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 है कि दहेज के कारण अथवा प्रेरक तत्व कौन कौन से है? तो इसमें दहेज के कारण जो है वो निम्न थे उनके प्रेरक, जिसमें से पहला है जीवन साथी चुनने की समिति क्षेत्र, दूसरा है बाल विवाह, तीसरा है विवाह की अनिवार्यता, और तीसरा है कुलीन विवाह, और पांचवा है आपका शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा, और छठवा है धन का महत्व, और सातवां है आपका महंगी शिक्षा, और 8 नंबर में जो है वो प्रदर्शन द्वारा झूठी प्रतिष्ठा, और 9 नंबर में है गतिशीलता में वृद्धि, 10 नंबर में है सामाजिक प्रथा, और 11 नंबर का जो है उसका प्रेरक कारण जो है वो आर्थिक प्रतिस्पर्धा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 है कि समाज में दहेज प्रथा के दोष का कुप्रभाव क्या क्या है? यानी समाज में जो दहेज प्रथा था इसका कुप्रभाव क्या क्या पड़ता है समाज में? तो ये जो है पहला है बालिका का जो है वध हो जाता है, पारिवारिक विघटन होता है, आत्महत्या एवं हत्या को बढ़ावा मिलता है, और ऋणग्रस्तता हो जाती है, यानी वधू पक्ष के जो है वो सब विवाह शादी करने में क्या होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे लोन वगैरह हो जाता है, ऋण हो जाती है, कर्ज हो जाता है, और पांचवा है निम्न जीवन स्तर, और छठवा है आपका बहुपत्नी विवाह हो जाता है, बेमेल विवाह, विवाह की संपत्ति, अनैतिकता, और अपराध को प्रोत्साहन, और मानसिक बीमारियां और स्त्रियों की स्थिति में। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है ना, जो इनके जो कारण है, उनके कुप्रभाव है, तो अगर बड़े क्वेश्चन पूछेगा तो बड़े क्वेश्चन में आप इसी पॉइंटों का हेडिंग डाल के इसके बारे में कुछ ना कुछ लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले वीडियो में बताया था कि छोटे छोटे क्वेश्चन को याद करना बहुत ईजी होता है, इसको याद करो और इसी को हेडिंग बना के लिखोगे तो आपको पूरे से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28 कि दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं? दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्त्री में शिक्षा का विस्तार करना, जीवन साथी को चुनने की जो है स्वतंत्रता देना, और तीसरा है अंतर जाति विवाह की मान्यता देना, यानी एक जात दूसरे जात से भी विवाह कर सकता है, इसका जो है मान्यता दे देना, और चौथा है लड़कियों को नौकरी करने की स्वतंत्रता, और पांचवा है स्वस्थ जनमत, और छठवा है आपका युवा आंदोलन, और सातवां है आपका दहेज विरोधी कानून की सख्ती से जो है पालन करना। तो अगर आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछ देगा कि इसके कारण क्या है, इसके प्रेरक कौन है, इसके कुप्रभाव कौन है, और इसको समाप्त कैसे कर सकते हैं, तो ये सारा जो है 25 और 26 27 ये तीनों क्वेश्चन को मिला के आप बड़ा क्वेश्चन लिख सकते हो और आपका एक भी नंबर जो है नहीं कटेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1956 में बनाया गया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 30 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? ये क्वेश्चन हर जगह पूछता है और आशा है कि इस पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा। ये संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 12 के 34 में है। किस में है? अनुच्छेद 12 से 34 में जो है हर व्यक्ति को जो है नागरिक का मौलिक अधिकारों का वर्णन है 12 से 34 तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 है कि संविधान की किन किन धाराओं में महिला को समान अवसर देने की बात कही गई है? तो संविधान की जो है धारा नंबर 14, धारा 15 और धारा 16 में जो है महिलाओं को जो भी पुरुषों के समान अवसर देने की बात जो है वो कही गई है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 32 है कि भारत में महिलाओं से संबंधित केवल 2 कानूनों के नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया है।
तो इसका जो भारत में महिलाओं से संबंधित 2 कानून है, उसमें पहला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 और बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। कौन कौन से है? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 और दूसरा है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33 है प्रश्न नंबर कि बाल विवाह निराकरण करने के 2 सुझाव लिखिए, यानी बाल विवाह के निराकरण करने का 2 सुझाव लिखिए। तो इसका सही उत्तर है, पहला हो जाएगा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, तथा दूसरा हो जाएगा कि जो भी हमारे कानून नियम है उस नियमों को सख्ती से पालन करना और नहीं पालन करने पर कठोर दंड की व्यवस्था करना, जिससे लोग क्या करें, लोग जैसे डर के सख्ती से इस नियमों का जो है पालन करेंगे। ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया है। और लास्ट क्वेश्चन है 2034 का, जो 21 और 22 दोनों साल जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शारदा सदन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? यानी शारदा सदन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि शारदा सदन की जो स्थापना है वो 11 मार्च, कौन थे? 11 मार्च 1889 में, 11 मार्च 1889 में पंडित रामाबाई के द्वारा जो है वो मुंबई में किया गया था। एक बार और फिर से आप इस आंसर को सुन लीजिएगा, शारदा सदन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन 2021-22 में आया है। तो शारदा सदन की स्थापना जो है 11 मार्च 1889 में पंडित रामाबाई के द्वारा मुंबई में किया गया था। इस प्रकार आज के क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है और आप सभी साथियों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब अगर अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों का जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।